हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिक्षा यंत्र। शिक्षा यंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज राघव आज आपके लिए फिर से लेकर आ गया हूँ आपके साइंस की वीडियोस, इंटरेस्टिंग वीडियोस। और बेटा आज का टॉपिक हम लोगों का रहेगा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं, खाते हैं, वो असल में पचता कैसे है, डाइजेस्ट कैसे होता है, क्या प्रक्रिया रहती है, फिनोमिना क्या रहता है उसके पीछे। भोजन जब पचता है तो कहाँ जाता है, किस किस दौर से गुजरता है वो, क्या क्या एक्टिविटीज़ उसके साथ में होती हैं, ये सब चीज़ें आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं भोजन को समझना। ये फिगर, ये जो इमेज आपको नज़र आ रही है यहाँ, इस इमेज के माध्यम से आप लोगों को जो रास्ता है भोजन का वो नज़र आ रहा है, वो समझ में आ रहा है कि भोजन पहले यहाँ, ये आपका जो ओरल कैविटी है, ये ओरल कैविटी जो है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मुंह गुहा भी बोल देते हैं। मुंह गुहा, मुंह गुहा जो है यहाँ से स्टार्ट कर होते हैं, मतलब भोजन यहाँ से सबसे पहले हमारे शरीर के अंदर में जो प्रविष्टि की जो जगह है, जहाँ से एंटर करता है, वो ये जगह है मुंह गुहा, ओरल कैविटी, जिसका दूसरा नाम होता है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी। तो बच्चों लोग, ये बक्कल जो कैविटी है यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, एंटर करता है, और एंटर करते ही किस जगह पहुंचेगा, हमारे पास माउथ में। और यहां इसको मिलते हैं, ये जो ओरल कैविटी बक्कल कैविटी है, यहां पर इसको मिलते हैं टीथ, और टीथ के साथ में टंग। इन टीथ का काम क्या होता है, इनका काम होता है कि जो पदार्थ हम लोगों ने, भोजन पदार्थ जो हम लोगों ने ग्रहण किया है, उसको चीर कर, चीर यानी टीरिंग जैसे बोलते हैं, चीरना, फाड़ना, चबाना, ये सारे काम जो होते हैं ये दांतों के रहते हैं। अब ये दांत जो होते हैं, इनके बारे में अगर एक बेसिक डिटेल्स देना चाहूं तो ये 4 टाइप्स के आपके पास हो जाते हैं। 4 टाइप्स, जिसमें आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, मोलर, प्रीमोलर, इंसीजर और कैनाइन। मोलर, प्रीमोलर, इंसीजर और कैनाइन, ये आपके क्या हुए, दांतों के प्रकार हो गए। ये 4 प्रकार के जो दांत होते हैं, ये हमारे मुंह के अंदर में 32 बनाते हैं। 32 समझ रहे होंगे, 32 यानी 32 दांतों का समूह, 32 टीथ्स का एक जो ग्रुप होता है वो बनकर तैयार होता है। अपर जॉ, जिसको आप ऊपर का जबड़ा कहते हैं, और लोअर जॉ, नीचे का जबड़ा। ये बच्चा लोग जो ये अपर जॉ और लोअर जॉ दोनों में क्या रहता है, 16 टीथ ऊपर और 16 ही नीचे। 16 अपर साइड में, 16 लोअर साइड में, और पेयर जो बनकर आपका तैयार होता है वो 32 दांतों का पेयर बन जाता है पूरा। हमारे पास में जो टीथ होते हैं वो कितने होते हैं, 16 ऊपर 16 नीचे, जिनको हम 32 बोलेंगे। और बच्चों 32 को मिलाकर हम लोग ये 32 ही हिंदी में बोल दिया करते हैं। चलिए आइए, सो अब इनका टाइप भी आपको पता लग गए, काउंटिंग भी आपको पता लग गई इनकी कि कितनी कितनी होती है टीथ्स की, ठीक है ना, दांतों की। इनका काम भी आपको समझ में आया कि इनका काम क्या रहता है, भाई टीयरिंग करते हैं, कट करेंगे, च्यू करेंगे, चबाएंगे भी, ठीक है। माउथ में जब हमारे पास जो भोजन है वो ओरल कैविटी में आया, और ओरल कैविटी में आते ही सबसे पहले इनकाउंटर किससे हो गया, मुलाकात किससे हो गई, दांतों से हो गई। भोजन यहां पर चीर फाड़ करके इसको क्या किया जाता है, एक सरल रूप में, एक इस तरह के रूप में लाने की कोशिश की जाती है कि जो रूप क्या करे, आगे का जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, यानी आपको एक नाम अभी जो मैंने बताया एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल जो आया, इसको हम क्या बोलते हैं, आहार नलिका।
आहार नलिका। तो बच्चों ये आहार नलिका जो है, ठीक है ना, इस आहार नलिका एलिमेंट्री कैनाल जो है, इस एलिमेंट्री कैनाल को लेकर एक मिनट, सॉरी। अच्छा, मेरी प्रोडक्शन से गुजारिश है कि प्लीज थोड़ा सा कट लेना वीडियो में। चलिए आगे आते हैं। ये एलिमेंट्री कैनाल आहार नलिका ये माहूत से स्टार्ट होती है और इसी नलिका के अंदर में सारा का सारा भोजन जो होता है वो प्रोसेस होता है। इस लेवल पर कुछ और काम, इस लेवल पर कुछ और काम, इस लेवल पर, यानी हर डिपार्टमेंट अपना अलग अलग काम करेगा। आपने देखा, अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाना स्टार्ट किया बक्कल कैविटी को, ओरल कैविटी को। ये ओरल कैविटी होती है, यहीं पर आपको दांत भी मिल जाते हैं। जीभ का भी कुछ काम होगा। जीभ का काम सिर्फ टेस्ट लेने का नहीं होता, और भी काम होते हैं। हम आगे आएंगे तो आपको एक पाइप नजर आ रहा है। इस पाइपिंग के अंदर से भोजन जो है वो यहाँ इस पोर्शन में पहुंचेगा, फिर यहां से भी आगे और भी काफी जगह जाएगा। तो किस स्टेज पर जाकर भोजन के साथ में क्या क्या होता है, एक्टिविटीज होती है, इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे वीडियो के अंदर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है और जहां तक मेरी कोशिश है कि आपको अभी तक जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपको सब चीजें अच्छे से समझ भी आ रही होंगी। तो बच्चों आगे देखते हैं। और हम लोगों ने पढ़ लिया बक्कल कैविटी के बारे में, मुंह गुहा जिसे हम बोलते हैं। गुहा जो है शरीर के अंदर में उस जगह को बोल दिया जाता है जो एक तरह से केव लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी एक खाली स्थान जो होता है जहां जो स्पेस अवेलेबल होता है, हम उसको गुहा बोल देते हैं, ठीक है ना। और नाक के द्वारा अगर एक जगह मिलती है, आपको फ्री स्पेस मिलता है अंदर, तो हम उसको नासिका गुहा भी बोलते हैं, नेसल कैविटी भी बोलते हैं। इंग्लिश में गुहा को कैविटी बोल दिया जाता है, जो आप लोग यहां देख रहे हैं, गुहा और कैविटी। चलिए अब इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाने से पहले, इन सब चीजों को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बेसिक जानकारी आपको यहां उपलब्ध करा दूं। ये एलिमेंट्री कैनाल जो है, ये एलिमेंट्री कैनाल जिसको हमने क्या बोला, आहार नलिका बोला बच्चा लोग, ये फ्रॉम द माउथ, माउथ से स्टार्ट होती है और माउथ से लेके एनस, ये लोअर पार्ट में स्क्रीन के, ठीक है ना, एनस टू एनस, जिसको हम क्या बोलते हैं, गुदा द्वार भी बोलते हैं। माउथ यानी ओरल कैविटी, ये से और गुदा द्वार तक ये पूरा जो पाइपिंग है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग, इस पूरे पाइप को हम एलिमेंट्री कैनाल बोल दिया करते हैं। तो ये एलिमेंट्री कैनाल जो है, जो आपको दिख रहा है माउथ से लेकर एनस तक, ये पूरा का पूरा सिस्टम, ये बच्चा लोग एलिमेंट्री कैनाल लगभग जो है ये 9 मीटर का हुआ करता है, 9 मीटर हुआ करता है। और अगर हम बात करें तो शाकाहारी और मांसाहारियों की, तो मांसाहारी जो जीव होते हैं, मैं इंसानों की बात नहीं कर रहा हूं, हम लोग तो आपको पता है किस कैटेगरी में रखा जाता है, तो मांसाहारी जो सिर्फ और सिर्फ मांसाहारी जीव होते हैं, उनका एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो थोड़ा छोटा होता है शाकाहारियों के कंपैरिजन में। कारण उसका, क्योंकि शाक जो होते हैं, शाक किनको बोलते हैं हम, जो सब्जियां वगैरह है, पेड़ पौधे इनको जो खाने वाले हैं, उनसे सेल्यूलोज और अपने मतलब की चीजों को निकालने के लिए एक लंबे प्रक्रम की जरूरत होती है, एक लॉन्गर प्रोसेस की जरूरत होती है। जब प्रक्रम लंबा होगा तो सिंपल सी बात है, समय उस दौरान जो पाइप है जिसके अंदर भोजन रहता है और इसको प्रोसेस किया जाता है, अलग अलग विभिन्न अलग अलग हिस्से इसके अलग अलग जो कार्य करते हैं बेटा लोग, वो करने में भी समय लगेगा, ज्यादा समय के लिए पाइप में उसे रहना पड़ेगा। इसी वजह से वो कैनाल जो होती है, जो नलिका होती है, वो क्या होती है, लंबी होती है। जबकि मांसाहारियों के साथ में क्या होता है कि जिस जीव को उन्होंने ग्रहण किया है वो जीव उनके लिए कुछ हद तक काम करके जाता है, और उनको जब प्री प्रिपेयर्ड जो चीजें मिलती है, पहले से ही ऑर्गेनाइज चीजें, जिस इस अवस्था में भोजन उनको मिलता है, तो उसको प्रोसेस करने में और अपने लायक बनाने में एक समय थोड़ा कम लगता है। यही कारण रहता है कि जिसकी वजह से एलिमेंट्री कैनाल जो होती है, आहार नलिका जो होती है, वो क्या होती है, शाकाहारी जीवों के अंदर में लंबी होती है और मांसाहारी जीवों के अंदर में बच्चा लोग क्या होती है, छोटी हो जाती है।
चलिए आपको समझ में आया एलिमेंट्री कैनाल कितनी लंबी कितनी छोटी होती है। एलिमेंट्री कैनाल की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 9 मीटर। शाकाहारियों के अंदर में अगर 9 मीटर है तो मांसाहारियों के अंदर में स्वाभाविक है इसका कम हो जाना। एलिमेंट्री कैनाल के हर जगह पर, हर पग पर क्या होगा, इसके नाम बदलेंगे आहार नलिका के। शुरुआत में जैसे हमने इसको बक्कल कैविटी बोला, कहीं पर हम इसको जब यहां आएंगे तो कहीं पर हम इसको दूसरा नाम देने वाले हैं। जैसे कि ये पाइपिंग है, इसको मैंने नाम दे दिया ग्रसिका। ग्रसिका नाम दिया। ग्रसिका में यहां लिख देता हूं, ये ईसोफेगस जो लिखा है ना आपका, ईसोफेगस और ग्रसिका, इतने पोर्शन को यहां से लेके यहां तक, ये जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है इसको ग्रसिका बोल दिया जाता है। आगे आएंगे तो आप ये पोर्शन देखेंगे, जे से डिटेल में पढ़ेंगे। जे शेप जैसा कुछ ऑर्गन है और इसको हम स्टमक बोल दिया करते हैं और स्टमक को हम लोग आमाशय बोल दिया करते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में यहां पर भी कुछ ना कुछ कार्य होता होगा, क्या कार्य होता है वो सब पढ़ेंगे। तो बच्चा पार्टी समझ में आ रहा है एलिमेंट्री कैनाल के इस कुछ हिस्सों को, किस हिस्से को क्या क्या नाम दिया गया है, और हर नाम की वजह जब इनका नाम दिया जाता है तो सिंपल सी बात है कि वहां पर कार्य विधि जो होती है, जो प्रोसेसिंग यूनिट होती है, जो ये काम करने वाले भोजन के साथ में जो भी निपटारा करने वाले हैं वो भी सब क्या होगा, अलग अलग होगा। अब कौन क्या काम करता है इन सब चीजों को आगे चल के और पढ़ते हैं, देखते हैं। चलिए सबसे पहले इस सेक्शन को जूम करने का मेन उद्देश्य यह था कि मैं आपको पहले माउथ के अंदर सारी क्रियाविधियों को अच्छे से पढ़ा सकूं। देखिए ये दौरान, ये फिर से मैं इस एरिया को बता देता हूं आपको, ये जो सेक्शन है इसको हमने ओरल कैविटी नाम दिया था, बक्कल कैविटी नाम दिया था, जिसको हम लोग मुंह गुहा भी कह रहे थे। यहां आपको शरीर के अंदर, मानव शरीर के अंदर में पाचन के लिए क्या होगा, ग्रंथियां मिलती जाएंगी। ग्रंथियां जिनको हम क्या बोलते हैं, ग्लैंड्स भी बोलते हैं, ठीक है। ग्रंथियों को एक शॉर्ट प्रीव्यू में मैं अगर पढ़ाऊं तो ग्लैंड्स जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन वो होती है कि जो ग्रंथियां अपना जो ग्लैंड से जो लिक्विड निकलता है जिसे हम स्राव बोलते हैं। स्राव, स्राव का मतलब सिक्रेशन, ठीक है ना। ग्लैंड से क्या निकलता है, हर ग्लैंड से क्या निकलता है, सिक्रेशन होता है। सिक्रेशन यानी लिक्विड जिसे बोलते हैं, सिक्रेशन निकलता है। हर ग्रंथि का में एक नाम होता है और ग्लैंड का भी एक नाम होता है। तो जो ग्रंथियां अपने लिक्विड को किसी पाइप के द्वारा जिस जगह पहुंचना है वहां तक पहुंचाती है तो हम उन ग्रंथियों को बोल दिया करते हैं एंडोक्राइन। और जो ग्रंथि क्या करती है, अपने लिक्विड को डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में डाल देती है, हम उसको बोलते थे एक्सोक्राइन। तो ये दो तरह की होती है। और यहां पर एंडोक्राइन वाली जो ग्रंथियां हैं, जो डक्ट वाली है, जो पाइप के द्वारा अपने ऑर्गन तक किसी भी चीज को डालती हैं, ठीक है ना, टारगेट ऑर्गन तक अपने सिक्रेशन को लेकर जाती हैं, जहां उन्होंने प्रोड्यूस किया और वहां से जहां तक उन्हें पहुंचाना है वहां तक एक पाइप के द्वारा उनका लिक्विड जाए, उस तरह की ग्रंथियों को हम एंडोक्राइन बोल दिया करते हैं। तो इस पूरी पाचन व्यवस्था के अंदर में जो आप देख रहे हैं, मानव शरीर के अंदर में जो पाचन व्यवस्था है, इसके अंदर में जो ग्रंथियां यहां इस्तेमाल होंगी वो ग्रंथियां जो है कौन सी होंगी, डक्ट वाली होंगी, जिनको हम क्या बोलते हैं, कूपिका सहित वाली ग्रंथियां बोलते हैं। और ये ग्रंथियां क्या करेंगी, अपने लिक्विड को टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाएंगी। चलिए तो ग्रंथियों का जो सिलसिला है वो शुरू करें। तो ग्रंथियों के सिलसिले में सबसे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ग्रंथियों ने स्राव निकाला, लिक्विड निकाला, उस लिक्विड का कुछ ना कुछ नाम जरूर होगा, उस लिक्विड के अंदर में कुछ ना कुछ खास जरूर होगा, ठीक है ना। क्या होगा, लिक्विड के अंदर में भाई आपने ग्लैंड का नाम रखा, ग्लैंड कुछ ना कुछ नाम होगा ग्लैंड का, और ग्लैंड के अंदर से जो सीक्रेशन निकल रहा है, सीक्रेशन, सीक्रेशन यानी स्राव, उसका भी कुछ ना कुछ नाम होगा। ग्लैंड यानी ग्रंथि, ग्रंथि का तो नाम होगा ही होगा, सीक्रेशन का भी कुछ ना कुछ नाम होगा। सीक्रेशन के अंदर में स्पेशल कुछ होगा, यानी वो स्पेशल केमिकल जैसा जो भी है, हम उसको बोलते हैं एंजाइम। एंजाइम, एंजाइम्स होते हैं।
ठीक है ना। ये एंजाइम्स क्या करते हैं, कुछ ना कुछ कार्य करते होंगे ये भी, ठीक है ना। अब वो काम क्या होता है, ग्रंथि से स्राव निकला, स्राव के अंदर से एंजाइम निकला, और इनके कार्य क्या होते हैं, वो कार्य यहां पर पढ़ने हैं और आपको प्रोसेसिंग ऑटोमेटिकली समझ में आती जाएगी। चलिए कार्यों को लेकर बात करते हैं बच्चा लोग, बच्चा पार्टी कार्य पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले माउथ, जो फिगर मैंने आपको दिखाया यहां पर, ये इमेज जो दिखा रहा हूं, जो मुंह गुआ की आपको इमेज दिख रही है, इस इमेज के अंदर में आप एक चीज देखेंगे, जो ग्लैंड है यहां पर मिलती है आपको सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, लार ग्रंथि बोलते हैं, लार ग्रंथि बोलते हैं, सलाइवरी ग्लैंड। अब ग्रंथि से क्या निकलेगा, स्राव भी निकलेगा, लिक्विड भी निकलेगा, तो उस स्राव का नाम क्या होगा, उसको बोलेंगे हम लोग यहां सलाइवरी एमिलेज। क्या बोलेंगे बच्चा लोग, सलाइवरी एमिलेज। ग्रंथि का नाम लार ग्रंथि, और उससे निकला लार एमिलेज। अब लार एमिलेज के अंदर में, सॉरी लार एमिलेज तो इसके एंजाइम का नाम हो गया, लार एमिलेज एंजाइम का नाम हो गया, और सेक्रेशन का नाम हो गया सिर्फ सलाइवा, लार। यानी एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं, लार ग्रंथि से क्या निकला, लार, और लार के अंदर में क्या था, लार एमिलेज, ठीक है। ग्रंथि के अंदर से लार निकली, लार के अंदर लार एमिलेज था, ग्रंथि का नाम लार था, लार ग्रंथि था, और उसके अंदर से सीक्रेशन का नाम लार था, और एंजाइम का नाम क्या हो गया, लार एमिलेज हो गया, यानी सलाइवरी एमिलेज हो गया। ये मुंह गुहा के अंदर में ये ग्रंथियां आप देख रहे हैं, ये 3 ग्रंथियां मौजूद होती हैं, ये लार ग्रंथियां जो होती हैं 3 जगह पर मौजूद हैं, जिनके नाम क्या क्या है, सब लिंगुअल ग्लैंड, सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड, सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड, और पैरोटिड ग्लैंड। ये तीनों की तीनों पोजिशनिंग आप देख लीजिए, पोजिशनिंग कहां कहां होती है। आप लोग जब कभी भी खाने की चीजों को देखते हैं तो यहां पर इस जगह आपको क्या होता होगा, पानी आने का प्रतीत सा होता होगा। यहां के अलावा सेंटर से भी ग्लैंड होती है और यहां से भी होती है, ठीक है ना। तो मतलब ये पोजिशनिंग जो है वो आप यहां से देखिए, मेरे एक्शनिंग से अच्छा है, आपको यहां से पोजिशनिंग समझ में आएगी। तो ये ग्रंथियां क्या करती हैं, अपना सीक्रेशन निकालती है, और वो सीक्रेशन कुछ ना कुछ काम करेगा। अब पढ़ते हैं कि लार के फायदे क्या होते हैं, शरीर के अंदर लार काम क्या करता है। लार के कुछ ना कुछ तो फायदे होंगे ना, लार काम क्या करेगा। तो बच्चा पार्टी, लार सबसे पहले क्या करता है, माउथ के अंदर में हार्मफुल बैक्टीरिया या जर्म्स जो होते हैं उनको मारने की पूरी पूरी कोशिश करता है। मुंह को गीला रखता है, मुंह के अंदर में नमी रहती है, मुंह गुहा के अंदर में नमी रहने के बाद में जब भोजन पदार्थ आता है, उस भोजन पदार्थ को भी क्या करता है, एक तरल माध्यम देने की कोशिश करता है, लिक्विड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, जिससे भोजन को आगे पाइप के अंदर प्रोसेस होने में, जाने में दिक्कतें ना आए। पहला दांतों ने काम किया कि भोजन को सॉफ्ट बनाने के लिए उसको चीर फाड़ कर ली, उसके साथ में फिर लार ने क्या किया, अपने उसको स्वयं को उसके अंदर में मिलाया, और मिलाने में मदद किसने की, टंग ने। जो जीभ है, जीभ का काम सिर्फ और सिर्फ टेस्ट करना नहीं होता, जीभ ने और दूसरा काम क्या किया, जिह्वा ने दूसरा काम क्या किया, उसने जो टंग है उसने क्या किया, मैस्टिकेशन प्रोसेस को फॉलो किया। मैस्टिकेशन का मतलब क्या हुआ, लार को मिला देना भोजन के अंदर में, फूड के साथ में, जो च्यूड पार्ट ऑफ द फूड था उसके अंदर में लार को मिला दिया। जैसा कि मैं आपको बताऊं, लार जो होती है, अगर बिफोर मील देखें तो बिफोर मील की अगर मैं बात करूं, खाने से पहले की अगर मैं बात करूं, तो उसका जो पीएच मान जो होता है, वो पीएच मान कितना होगा बच्चा लोग, बच्चा पार्टी, वो पीएच मान जो है वो 7.4 के आसपास होता है। यानी बिफोर मील लार जो होती है वो क्षारीय प्रकृति की होती है, कैसी, बेसिक नेचर की होती है। बिफोर मील के बाद में अगर मैं लार की बात करूं, आफ्टर मील, आफ्टर मील क्या होता है, अगर आपने देखा आफ्टर मील की अगर आप बात करेंगे तो वही जो पीएच था वो अब घटकर कहां पहुंच जाएगा, 5.8 पीएच मान के आसपास पहुंच जाएगा। खाने से पहले का पीएच देखें और खाने के बाद का पीएच देखें, ठीक है ना। लार का पीएच खाने से पहले और लार का पीएच खाने के बाद। अच्छा बच्चा पार्टी,
आगे बात करते हैं, इसका मतलब सर वो खाने से पहले क्या था, क्षारीय प्रकृति का था, और खाने के बाद में क्या हो गया, लार। अब जो माउथ के अंदर में जो पीएच है वो कितना हो गया, 5.8 हो गया। हमारे मुंह के अंदर में जो पीएच है उसका संतुलित रहना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एक हद से ज्यादा अगर वो संतुलन बिगड़ेगा तो बिगड़ने से क्या होगा, मुंह के अंदर में जो दांत हैं उसके अंदर में सड़न पैदा हो जाएगी, और सड़न अगर पैदा होती है तो हम लोगों के लिए नुकसान ही नुकसान है। और वो कब स्टार्ट होता है, जब माउथ का जो पीएच मान है वो कितना हो जाएगा, 5.5 से लोअर हो जाएगा। ठीक है ना। तो पीएच कभी भी माउथ का 5.5 से नीचे जाने की कोशिश कभी ना करें हमारे माउथ में। उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चा लोग, हम क्या करते हैं, ट्वाइस इन अ डे ब्रश करते हैं। भाई हमें बोला तो ये जाता ना दिन में 2 बार ब्रश कीजिए, वो बात अलग है, आप लोग अब 24 घंटे में कितनी बार करते हैं। कारण उसका जो टूथ पेस्ट होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, और टूथपेस्ट जो बेसिक नेचर के हैं वो क्या करते हैं, यहां पर पीएच घटता है और उनका काम होता है पीएच को बढ़ाना, लेवल फिर से आफ्टर मील फिर से वहां पर वापस आ जाए, जिससे क्या हो, पीएच मान कभी भी माउथ के अंदर 5.5 या उससे नीचे ना जा पाए, और हमारे दांतों में सड़न या मुंह के अंदर में जम्स जो होते हैं, जो पीएच 5.5 के बाद में पैदा होने की संभावना है जिनकी ज्यादा है, वो पैदा ना हो। अच्छा सर, आपने माउथ के अंदर में सब कुछ पढ़ाया कि माउथ का पीएच कितना होता है, कितना होना चाहिए, बिफोर मील क्या होता है, आफ्टर मील क्या होता है। सर आपने इसके अंदर में ग्रंथि के कार्य तो बताए नहीं, ग्लैंड्स के कार्य क्या होते हैं, ग्लैंड्स के कार्य भी तो बताना जरूरी है ना बच्चा लोग। हाँ, हमारी ग्लैंड कार्य क्या करती है, तो ग्रंथि के कार्यों को जरा देखते हैं। ग्रंथि ने सबसे पहले जो लिक्विड निकाली थी उसने आपको समझ में आया कि हाँ वो सॉफ्ट हो जाता है फूड, ठीक है ना। फूड के अंदर में इसके मिलने के बाद में सॉफ्टनेस हो जाती है, जो ट्रैवल करने में आसानी देगा, आगे तक पहुंचने में आसानी पैदा करेगा। जम्स को मार लिया जी इसने, ठीक है ना। फिर उसके बाद में ग्रंथि का जो मुख्य कार्य है वो क्या होता है, फूड के अंदर जो स्टार्च होता है, फूड के अंदर जो स्टार्च होता है, स्टार्च को क्या करना, सिंपल और डाइजेस्टेबल शुगर में कन्वर्ट करना, ये किसका कार्य होता है, यहां से। अभी मैं आगे जब एक मुझे पता है ये जो टॉपिक है ये इस वीडियो में खत्म नहीं होने वाला, तो जैसे ही मैं इस टॉपिक को खत्म करूंगा तो मैं क्या करूंगा, आपको पूरा एक स्लाइड दूंगा, जिस स्लाइड के अंदर में मैं फिर से आपको रिवीजन कराऊंगा कि इस ग्रंथि ने असल में क्या कार्य किया। क्योंकि डाइजेशन के अंदर में बच्चा लोग होता क्या है, आपको चाहिए क्या, आपको पहले रूट समझना पड़ेगा। तो हम पहले क्या करते हैं, हम एक रूट समझ लेते हैं कि हाँ भोजन पहले यहां गया, यहां जाके हल्का फुल्का क्या कार्य किया, फिर आगे गया, फिर वहां का क्या कार्य हुआ, फिर आगे गया, फिर वहां क्या कार्य हुआ, और अंत में जाके भोजन के साथ क्या हुआ। हम पहले एक रूट पढ़ लेते हैं, और रूट पढ़ने के बाद में फिर इन ग्लैंड्स की जो एक्शनिंग है वो हम फिर से एक बार अच्छे से फिर से रिवीजन कर लेंगे। तो ग्रंथि के बारे में वीडियो में जितना बताया अभी फिलहाल में मैं ऐसा समझता हूं ये उचित है, आप लोगों के लिए इनफ है। अब आगे बढ़ते हैं भोजन का, और आगे क्या होगा देखते हैं बच्चों। ये यहां पर एक प्रीव्यू जो दे दिया गया है, भोजन यहां पहुंचता नहीं है, और ये जो इमेज है ये आपके पास में नेसल कैविटी की इमेज है, जो ये नासिका द्वार जो है और ये माउथ में जो मिलता है आकर, यहां पर एक प्रीव्यू देने की कोशिश की है कि आगे जाकर क्या होता है कि ये जो नासिका द्वार है ये भी अंदर से ओरल कैविटी से अटैच्ड होता है। नासिका द्वार को डिटेल में पढ़ाने के लिए रेस्पिरेटरी रहेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम रहेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में इसको अच्छे से पढ़ेंगे। अभी इसकी जरूरत पड़ेगी आगे फिगर की, इसको डालने का उद्देश्य ये था कि मैं आगे कुछ स्लाइड्स पढ़ाऊंगा तो वहां स्लाइड्स में अगर इसकी जरूरत पड़ती है तो मैं आपको अच्छे से बता सकूं कि किस चीज की पोजिशनिंग क्या होती है। चलिए आइए बच्चों, खाना जो है, जो भोजन है, जो लेवल 1 में माउथ के अंदर पहुंच चुका था, माउथ में उसके साथ में कुछ भी हुआ, अब उसके बाद बात करते हैं यहां नेक्स्ट लेवल पर उसको कहां जाना होता है, ईसोफेगस में, जिसको ग्रासिका बोलते हैं। यहां जाना होता है, ये पाइप होता है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, दोनों जगह पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। यहां पर फूड पाइप और विंड पाइप, ये जो पोर्शन है यहां पर फूड पाइप और विंड पाइप दोनों के लिए जगह होती है, स्पेस, दोनों पाइप्स एक साथ होते हैं। अब देखो भोजन कितना इंटरेस्टिंग है, अब यहां देख रहे हैं आप, यहां लिखा हुआ है पोजीशन ऑफ एपिग्लॉटिस फॉर ब्रीथिंग। पहली बात बता दो, ये जो जगह है, ये जो व्यवस्था आप देख रहे हैं, इसको यहां एपिग्लॉटिस बोला गया है। क्या बोला गया है,
EPIGLOTTIS, एपिग्लॉटिस बोला गया है। ये एपिग्लॉटिस किसका बनता है? कार्टिलेज का, जो सॉफ्ट वाली हड्डी होती है। अब ये एपिग्लॉटिस जो है, इसका कार्य क्या होता है? उस एपिग्लॉटिस के कार्य को समझने से पहले मैंने आपको बताया कि गले के अंदर में आपने देखा दो व्यवस्थाएं हैं, दो रास्ते हैं, एक ये और एक ये। इसको हम विंड पाइप बोल देते हैं और इसको हम फूड पाइप बोल देते हैं, आहार नलिका बोल देते हैं। और ये देख रहे हैं आप, ये जगह क्या है? ओपन स्पेस है। अब भोजन इतना समझदार कैसे है कि वो फूड पाइप में ही जाता है, कभी भी विंड पाइप में नहीं जाता। या विंड इतनी समझदार कैसे कि निकलना है तो भी इस रास्ते से जाएगी और अगर आना है तो भी इस रास्ते से जाएगी। इसमें दो चीजें सहायक होती हैं। एक तो एयर प्रेशर जो लंग्स से लग रहा है, जो फेफड़ों के द्वारा, फुफ्फुस के द्वारा लग रहा है एयर प्रेशर, या उसे जो चाहिए होता है एयर प्रेशर, एक तो वो एयर का रास्ता बनाता है। दूसरा एपिग्लॉटिस कार्य करता है। देखिए, जब एयर को जाना है तो एपिग्लॉटिस अपनी जगह पर है, एयर ऊपर से आएगी, प्रेशर जहां पर दिखेगा उसे ज्यादा है वो उस जगह चली जाएगी। दूसरे केस में आप देख रहे हैं कि जब भोजन ऊपर से आता है तो एपिग्लॉटिस, जिसकी व्यवस्था यहां पर कैसी थी? सीधी थी, अब वो कैसा हो गया? यहां पर कर्व में आकर, और उसने क्या किया? उसने यहां जो विंड पाइप था उसको ढक लिया है। विंड पाइप को क्या कर लिया बच्चा लोग? ढक लिया है, ठीक है ना। विंड पाइप को ढकने से फिर उसे क्या हुआ? विंड पाइप को उसे ढक लिया बच्चों, तो क्या हुआ? अब एंट्री किसकी खुली? सिर्फ फूड पाइप की खुली, और यहां पर क्या कर गया? फूड एंटर कर गया, फूड आपका एंटर कर गया। तो विंड पाइप और फूड पाइप के अंदर में से फूड जो है वो फूड पाइप में ही जाएगा, विंड पाइप में नहीं जाएगा। इसकी कंट्रोलिंग कौन करता है? यहां पर कौन जिम्मेदार होता है? यहां पर होता है एपिग्लॉटिस, जो किसका बना होता है? कार्टिलेज का। कार्टिलेज को हिंदी में उपास्थि बोला करते हैं, उपास्थि। ये उपास्थि क्या चीज होती है? ये सॉफ्ट, उपास्थि किसे कहते हैं? उपास्थि जो होती है वो सॉफ्ट बोन जो होती है, मतलब आपको किसी भी आने वाले अपकमिंग वीडियोस के अंदर हम ये भी बताएंगे कि बोन्स और कार्टिलेज, इनमें फर्क क्या होता है, मैट्रिक्स के साथ में बोन कैसे बनती है, कार्टिलेज कैसे बनती है, या फिर कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं, जो फ्लूइड वाले हैं, जो ब्लड्स हैं, वो कैसे किस तरह से रहते हैं। तो इन स्टेजेस के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। तो अभी आप समझे, अस्थि का छोटा हिस्सा हो गया, जो सॉफ्ट वाला हिस्सा है उसको उपास्थि बोल दिया गया है, और जिसकी कौन क्या बनती है? ये यहां पर कार्टिलेज बनती है। और ये कार्टिलेज ही जिम्मेदार होती है फूड पाइप और विंड पाइप में से, फूड पाइप में जाए विंड पाइप में ना जाए, इन सारी व्यवस्थाओं को करने के लिए। आगे आते हैं, आगे देखते हैं। फूड जो पहुंचता है सॉरी आज थोड़ी तबीयत ऐसी है, तो देखते हैं फूड जो जाता है वो फूड पाइप में जब नीचे जाएगा, तो बेटा लोग फूड पाइप में जब जाता है तो यहाँ एक मूवमेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रीस्टाइलेटिक मूवमेंट बोलते हैं। ये दूसरा प्रीव्यू है। अगर आप देखेंगे तो एपिग्लॉटिस की प्लेसिंग देखो, उसने क्या किया? विंड पाइप को बिल्कुल रोक लिया, ठीक है ना, और उसके बाद में फूड पाइप को ओपन कर दिया, जिससे क्या हुआ? एपिग्लॉटिस यहाँ रह गया और फूड पाइप के लिए गेटवे ये रहा, रास्ता ये बन गया। लेरिंग्स फेरिंग्स के काम नेक्स्ट स्टेज के हैं, आगे आते हैं। ये लिखा हुआ भी है एयरवेज, यानी वायु का रास्ता। और ये बात फैक्ट है, हमेशा आप लोग याद रखेंगे, दोनों काम एक साथ नहीं होते। आप अगर भोजन को निकल रहे हैं तो उस टाइम आपकी जो विंड पाइप है वो चोक हो जाती है, आप उस दौरान में सांस को अंदर नहीं खींच सकते हैं, ठीक है ना। और जब आप सांस ले रहे हैं तो उस दौरान में आप भोजन को निकल नहीं सकते हैं। फर्क जरूर रहेगा, चाहे वो माइक्रो सेकंड्स का रहे, पर वो फर्क जरूर रहेगा। आगे आते हैं, व्यवस्थाओं को देखते हुए आगे देखते हैं भोजन व्यवस्था हमारी बॉडी में और क्या होती है। उससे पहले मैं एक चीज और पढ़ा दूं आपको, यहां पर स्लाइड के अंदर लगाया तो था, देखिए यहां पर जब भोजन नीचे की तरफ जाता है तो यहां एक मूवमेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रमांकुचक गति बोलते हैं, पेरिस्टाइलेटिक मूवमेंट बोलते हैं। प्रीस्टाइलेटिक मूवमेंट बोला जाता है। ये क्रमांकुचक गति ओरल कैविटी से लेके एनस तक क्या करती है? भोजन को आगे थोड़ा थोड़ा टाइम टू टाइम क्या है? धकेलने में मदद करती है।
इसमें क्या होता है कि जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो आहार नलिका है, जिसके हर जगह पर क्या हो रहा है, उसके नाम बदल रहे हैं। हमने पहले ओरल कैविटी बोल दिया, फिर उसको ईसोफेगस बोल दिया, आगे चल के हम उसको स्टमक बोल देंगे, फिर आगे चल के इंटेस्टाइन बोल देंगे स्मॉल वाली, फिर हम लार्ज इंटेस्टाइन बोल देंगे। ये जो उसके फेज है एलिमेंट्री कैनाल के, तो इनके अंदर में जब ये भोजन आगे ट्रेवल करता है तो ट्रेवल कराने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, ये मूवमेंट। जिस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, प्रीस्टैलेटिक मूवमेंट बोलते हैं, पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट, क्रमांकुचक गति। ये गति किस प्रकार से होती है, ये गति इस प्रकार से होगी। पाइप है, पाइप की एक दीवार ये रही, एक दीवार ये रही, ये मस्कुलर वॉल्स तो होती है पाइप में, ईसोफेगस के अंदर। अब ये ना नॉन पैरेलल फॉर्म से क्या करती है, इस तरह से हिलती है जो भोजन को, और कभी कभी ये प्रेशर इस तरह से भी लगाती है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तो जब इस तरह से प्रेशर लगता है तो क्या होता है, भोजन को आगे से एयर स्पेस मिलता है, जो एयर स्पेस उसे आगे की तरफ खींचने की कोशिश करता है। ये नेचुरल फिनोमेना है, ये मोस्टली ऑब्जर्वेबल फिनोमेना है। ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसको आपने अपने डेली लाइफ के अंदर में यूज किया होगा। पाइप को दबाकर प्रेशर बनाना, जिससे क्या है कि आगे जो पानी है दूसरे साइड से इस साइड आ सके, प्रेशर मेंटेन करने के लिए दबाना। तो यहां पर ये मूवमेंट जो होती है ऐसे और इस तरह से चलती है, जिसकी वजह से भोजन क्या है, ऑटोमेटिकली धीरे 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 क्या करता है, आगे की तरफ बढ़ता है। और बढ़ने के बाद में इस मूवमेंट से जो प्रीस्टैलेटिक मूवमेंट है, इसके बाद में भोजन कहां पहुंचता है, सीधा वो पहुंचता है पेट के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टमक बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज उसकी क्या होती है, स्टमक। ईसोफेगस देखो यहां दिखा रखा है, ईसोफेगस यानी ग्रसिका, और यहां से जे शेप जैसा ये होता है स्टमक, जे शेप, और इस जे शेप के ऑर्गन के अंदर में स्टमक पहुंच जाता है। इसको हम लोग आमाशय बोलते हैं हिंदी में, स्टमक। आप इनकी वॉल्स के बारे में पढ़े, ठीक है ना। और आगे मैं जो वीडियो लेकर आऊंगा उसमें स्टमक, लिवर और पैनक्रियास को कवर करेंगे, और उसमें नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर में हम लोग इंटेस्टाइन, लार्ज और स्मॉल को कवर करेंगे। लगभग 3 वीडियोस के अंदर में आपको न्यूट्रिशन जो प्रोसेस होता है, पूरा भोजन जो प्रोसेस होता है, इसके बारे में जानकारी आपको मिलेगी। तो बच्चा लोग, आप देख रहे हैं कि स्टमक होता किस प्रकार का है। स्टमक के अंदर में लेयर्स आपको दिखाई हुई है, म्यूकोसा किसे कहते हैं, एपिथेलियम किसे कहते हैं, पाइलोरिक स्पिंचर कहां पर होता है, ये स्पिंचर का काम क्या होता है, ये यहां से जब भोजन आगे की तरफ जाएगा, भोजन जब आगे की तरफ जाएगा तो ये कितनी मात्रा जाती है उस मात्रा को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। ये मात्रा को कंट्रोल करता है कि कितनी जानी है आगे, ये धीरे धीरे करके भोजन को बाहर निकालता है। अब यहां पर ये जो वाल है, ये म्यूकोसा जो यहां पर दिखाया जा रहा है, म्यूकोसा असल में दिखने वाला ऐसा होता है। इसके नीचे को सब म्यूकोसा बोल दिया, ठीक है ना। और इनको देखेंगे तो ये क्या रहेगा, म्यूकस सेल, चीफ सेल, पार्शियल सेल और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ग्लैंड्स क्या रहेंगी इनके बीच में। आप इन सब चीजों को देखें ध्यान से, ठीक है ना। और इसके अंदर में ये भी एक ग्लैंड, यहां पर भी स्टमक में भी एक ग्लैंड कार्य करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। जठर ग्रंथि बोला जाता है। जठर ग्रंथि के अंदर सिंपल सी बात है, ग्रंथि है तो सीक्रेशन भी होगा, लिक्विड भी होगा। वो लिक्विड कुछ कार्य भी करेगा, उस लिक्विड के अंदर में एंजाइम्स होंगे जो कुछ ना कुछ कार्य करेंगे, उन कार्यों को पढ़ेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए जो मैंने पढ़ाया है उस इंटरेस्ट के साथ में आप बने रहिए, उसको याद करते रहिए, उसको समझते रहिए। कुछ कंफ्यूजन्स हैं हमें कमेंट सेशन के अंदर में बताते रहिए। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय, टेक केयर।